हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहां हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज इंडियन इकोनॉमी कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1990। नाउ इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स लर्न करते करते कई बार वी मिस आउट ऑन दीज स्मॉल लिटिल पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज एंड फॉर द होल रिविजन ऑफ द चैप्टर। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज। आई होप आपने वीडियो नंबर 1 कवर कर लिया है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था हमारी कंट्री में 1948 में। ना इसके बारे में हमारी बुक में बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए ये मिस हो जाता है और बच्चों को लगता है कि आईपीआर 1956 ही पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, बट दैट इज नॉट ट्रू। द फर्स्ट वाज इन द ईयर 1948 एंड द सेकेंड वाज इन द ईयर 1956, जिसके बारे में आप काफी डिटेल में पढ़ते हो। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशंस वाले पॉइंट्स। देन प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था हमारी कंट्री में 1950 में, और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पहले चेयरपर्सन कौन रहे होंगे प्लानिंग कमीशन के, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, देन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, जिसे करवे कमिटी भी कहते हैं, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में, और इसने नोट की थी पॉसिबिलिटी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम यूज कर सकते हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, इसे अच्छे से देख कर जाएंगे। ठीक है, 1955 ईयर भी लर्न करेंगे। देन फर्स्ट 5-year प्लान हमारी कंट्री में आया था कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1956, और पहले 5-year प्लान का जो मोटिव था या जो मेन फोकस था वो था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्राइमरी सेक्टर की हालत बहुत खराब थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, और 75% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसे डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो इसका फोकस था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज आया मिड 1960s से मिड 1970s का, उसने पीरियड कवर किया। पहले फेज में ज्यादा एफ्लुएंट स्टेट्स ही कवर हो पाए, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और मेन फोकस वीट ग्रोइंग एरियाज पर ही था। बट सेकेंड फेज में और स्टेट्स को कवर किया गया और ज्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया। और सेकेंड फेज आया था मिड 1970s से मिड 1980s के बीच में। देन MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नाउ आपकी बुक में जैसे लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज 1, फेज 2, बट अगर प्रिसाइजली एक ईयर बताना हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दैट वाज 1966। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ये ईयर मेंशन नहीं है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। देन नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को 2015 में, राइट? ये आपको पता है। अगर आप नीति की इंग्लिश करो तो दैट इज पॉलिसी, आयोग की इंग्लिश होती है कमीशन। तो बेसिकली इसको हमने ये एक हिंदी नेम दे दिया, नीति आयोग। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज सम चेंज इन द स्ट्रक्चर आल्सो। दिस हैपेंड इन द ईयर 2015। देन अब प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो चुकी है, अभी कोई फॉर्मल 5-year प्लान्स हमारी कंट्री में नहीं बनते। लास्ट 5-year प्लान था 12th 5-year प्लान, जिसने कवर किया था पीरियड 2012 से 2017 का, और इसका जो फोकस था दैट वाज फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ लेकर चलो, क्योंकि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए ग्रोथ का। और सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे आप पढ़ते ही हो, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी एनवायरनमेंट का भी ध्यान हम रखें। सो दिस वाज द लास्ट फॉर्मल 5-year प्लान इन आवर कंट्री। अभी भी वैसे डिफेंस के लिए 5-year प्लान्स बनाए जाते हैं, द लेटेस्ट बीइंग दिस 2017 से 2022। दिस इज फॉर डिफेंस। देन पीसी महालनोबिस, जिनकी पिक्चर भी आपकी बुक में गिवन है, इन्हें हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग,
और इनके आइडियाज के बेसिस पे सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था। तो ये भी बच्चों से मिस हो जाता है अगर वो आपसे पूछें कि कौन सा 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस के आइडियाज पर बनाया गया था, तो दैट वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देन पीसी महालनोबिस ने एस्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, आज का कोलकाता, और उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है संख्या, जिसे आज भी इंडियन स्टैटिस्टिशियंस एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं टू डिस्कस देयर आइडियाज। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस नेम संख्या, राइट। Then the contribution made by each sector makes up the dash of the economy. इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, यानी कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। जब हम ये स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के बारे में, राइट। ओके देन, Dash in agriculture called for land reforms which primarily refer to change in the ownership of land holdings. What called for land reforms? क्या वो चीज थी जो हम अचीव करना चाहते थे? That is equity in agriculture. This is an important sentence. देख कर जाएंगे MCQs में, वो पूछ सकते हैं। Then long term plans about what is to be achieved over a period of 20 years, उन्हें हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स आने वाले 20 इयर्स के बारे में जब हम प्लान कर रहे हैं, सो उन्हें कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। और जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो इन पर्सपेक्टिव प्लान्स के लिए बेस मटेरियल होता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है फॉर 20 इयर्स, तो उसके लिए स्मॉल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें टाइम को, तो पहले 5 इयर्स में हम क्या अचीव करेंगे, फिर 5 इयर्स में क्या अचीव करेंगे, फिर 5 इयर्स में क्या अचीव करेंगे। दिस लेज डाउन द बेसिस फॉर माई लॉन्ग टर्म प्लान। लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया आने वाले 20 इयर्स में आई वांट टू अचीव दिस एंड दिस इन माय लाइफ, सो फॉर दैट आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होंगे 5 इयर्स के, वो एक बेस मटेरियल की तरह काम करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान्स। देन ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स, कि हमारे सभी 5 ईयर प्लान्स का बेसिक गोल क्या है। हाँ, किसी गोल में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, किसी प्लान में किसी और ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बट फिर भी जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। कुछ बुक्स में आपको एक और मिलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 है, राइट। देन वी हैव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं कि जैसे 5 इयर्स में हमें क्या अचीव करना है, सो दे वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ऑलमोस्ट सभी 5 ईयर प्लान्स में हम ये अचीव करना चाहेंगे, जैसे ग्रोथ, इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ये हम हर 5 ईयर प्लान में अचीव करना चाहेंगे। ये शॉर्ट पीरियड के होते हैं जैसे 1 to 5 इयर्स, और ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड हम अचीव करते हैं जैसे 20 इयर्स। ये क्वांटिटेटिव चेंजेस पे फोकस करते हैं, जैसे आने वाले 5 सालों में हमें जीडीपी कितने % से बढ़ाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट कितने % से इंक्रीज करनी है। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस पे फोकस करते हैं, और क्योंकि ये लंबे समय के होते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, वैसे भी जहां पे भी वर्ड स्ट्रक्चरल आ जाता है वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। देन इन्हें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स भी कहते हैं और इन्हें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कहते हैं, राइट। सो दिस इज अ नाइस इंटरेस्टिंग डिफरेंस। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया और वहां पूछा कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करो, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, द HYV टेक्नोलॉजी, उसी को न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, राइट। नाउ पेक्यूलियर स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिया अबाउट द सर्विस सेक्टर, ये हमारी बुक में एक बॉक्स में गिवन है। तो समथिंग पेक्यूलियर यानी समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड डिफरेंट हैपेंड इन आवर कंट्री। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है
वैसे वैसे उस कंट्री में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो कम हो जाता है, फिर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता है, सर्विस का इंडस्ट्री से कम होता है, और फिर जब कंट्री और ज़्यादा ग्रो करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है जीडीपी में। यानी पहले एग्रीकल्चर से शिफ्ट होता है इंडस्ट्री पे और फिर शिफ्ट होता है सर्विस सेक्टर पे। बट हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमने देखा कि एग्रीकल्चर से सीधा शिफ्ट हुआ सर्विस सेक्टर पे। यानी पहले एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। स्पेशली पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में तो ये हमने और क्लियरली देखा। तो दिस इज समथिंग पिक्यूलियर दैट हैपेंड इन आवर कंट्री कि एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर डोमिनेंट बन गया। ओके, देन आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे आईपीआर 1956 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वी हैव द थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का पॉइंट है, इंडस्ट्रियल कंसेशंस का पॉइंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पब्लिक सेक्टर का रोल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स के समय हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने रियलाइज़ किया कि हमें पब्लिक सेक्टर को ही मेन रोल देना पड़ेगा अपनी कंट्री में। वाई? व्हाट वर द रीजंस? नंबर वन रीज़न, लैक ऑफ कैपिटल विद द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतनी कैपिटल ही नहीं थी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। सो दैट वाज वन रीज़न। सेकेंड, लैक ऑफ इंसेंटिव। अगर कैपिटल थी भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जैसे टाटा, बट उनके पास इंसेंटिव नहीं था, मार्केट का साइज बहुत ही छोटा था, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी नहीं, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो वो अपने वेंचर स्टार्ट करते भी क्यों? उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था, मार्केट का साइज वाज वेरी स्मॉल। एंड द थर्ड रीजन वाज सोशल जस्टिस, क्योंकि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी पे चल रहे थे, वेलफेयर की बात कर रहे थे, इसलिए भी पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल देना ज़रूरी था उस समय। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स। Then, protection from imports took two forms, tariffs and quotas. ये तो हम पढ़ते हैं ना import substitution में या inward looking trade strategy वाले टॉपिक में, that imports हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे, उस पर हम ड्यूटीज लगा देते थे, टैक्सेस लगा देते थे, जिससे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे, या उन पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, यानी quotas. The purpose of dash was to reduce the concentration of land ownership in few hands. इसका सही आंसर है land sealing, which is one of the land reforms. Land reforms हम दो पढ़ते हैं majorly, abolition of intermediaries और land sealing, right? Land reforms को institutional reforms भी कहते हैं. Then Industrial Policy Resolution 1956 formed the basis of the dash 5-year plan. Normally बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, but this is very very simple. Now first 5-year plan आया था 1951 में और उसने कवर किया था पीरियड फ्रॉम 1951 to 1956, और इसके बाद सेकेंड 5-year प्लान शुरू हुआ। तो एक्चुअली दिस गेव अस द बेसिस फॉर द सेकेंड 5-year प्लान, जिसका पीरियड था 1956 से लेकर 1961 तक, और इसका जो फोकस था दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। Alright, उसके बाद the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स के पास अपने लिए रखने के बाद भी कुछ सरप्लस बच जाता था which they could sell in the market, तो उसे कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। कुछ बुक्स में आपको इसका वर्ड मिलेगा मार्केटेबल सरप्लस, so that is also fine. लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन विच 2 स्टेट्स? स्पेशली बात की है उन्होंने वेस्ट बंगाल और केरला की। इन 2 स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा कमिटेड थी विद द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। बेसिकली गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, इसलिए इन 2 स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। HYV सीड्स को मिरेकल सीड्स भी कहते हैं क्योंकि इससे जो आपकी प्रोडक्शन है क्रॉप्स की, दैट इज अराउंड 10 times more than your regular seeds, तो इन्हें मिरेकल सीड्स भी कहते हैं। देन आज के समय में कंट्रीज विच आर फॉलोइंग द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं चाइना और क्यूबा का, राइट?
देन जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, तो यू नो द आंसर, टेरिफ्स और कोटास, टू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन from imports. Then the purpose of dash was to reduce the concentration of ownership in a few hands, land ceiling. Dash refers to an arrangement by which the central problems of an economy are solved, जैसे what to produce, how to produce, for whom to produce, वो central problems होती है. So this is the economic system. इकोनॉमिक सिस्टम में अब जैसे हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाता है, सोशलिस्ट सोसाइटी आ जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाता है, राइट. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के जाएंगे. इसमें एक तो आपकी करवे कमेटी इंपॉर्टेंट है 1955 की. देन ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होते हैं, इक्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, चलो देन मूविंग ऑन, आगे देखते हैं. लैंड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूं, और ये दो फेमस हैं, लैंड सीलिंग और अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज. देन दिस क्वेश्चन, ये अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वहां से मैंने पिक किया. द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द colonial rule were permanently broken by the green revolution that resulted from the application of HYV seeds. यूज किए हमने, यस, ग्रीन रेवोल्यूशन में. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हमने मशीन्स वगैरह भी यूज की, यस. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यस. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, नॉट ऑर्गेनिक, केमिकल. तो 1, 2 और 3 जहां पर है वो हमारा सही आंसर है, राइट. देन before the advent of green revolution in 1960s, India was primarily dependent on which country for the supply of food grains? सही आंसर है यूएसए. और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें डिपेंड नहीं होना पड़ा बिकॉज वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट. देन रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है. असर्शन है the major policy initiatives, that is land reforms and green revolution, helped India to become self-sufficient in food grains production. This is true. Reason देखते हैं. The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. Actually this statement is also true, but जो reason है वो assertion को explain नहीं कर रहा है. So we will go by this. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? Then we have this. Two well-managed iron and steel companies were situated, one in Jamshedpur and two in Kolkata, या Calcutta, at the time of independence. So Jamshedpur and Kolkata. Then dash policy followed in the first 7 5-year plans of India aimed at substituting imports with domestic production. इसी से हमें पता लग रहा है this is import substitution policy, और इसे हमने 7 5-year plans तक फॉलो किया. और आपको पता है 7th 5-year plan खत्म हुआ था 1990 में, तो उसके बाद तो फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई ना, फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात नहीं हो रही थी. और एक बात और, 7 5-year प्लान से मुझे एक और चीज याद आती है कि जो सेल्फ रिलायंस है उसे भी पहले 7 5-year प्लान्स तक इंपॉर्टेंस दी गई. वही सेम बात है सेल्फ रिलायंस की, हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना है. 1990 तक 7th 5-year प्लान चला था, उसके बाद तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, लाइक आई सेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद सेल्फ रिलायंस या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में बात हम नहीं कर रहे थे. Right, so this is it for this chapter. I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up. और बाकी सभी chapters के hidden gems, important points आपको जल्दी मिल जाएंगे. So follow this series religiously. Also, I would recommend कि आप business studies के भी सभी chapters के keywords cover कर लीजिए. I'll provide the link of the playlist in the description. Also, अगर आप ये PDF download करना चाहते हैं, उसका भी link आपको मिल जाएगा description box में. चलो मिलते हैं फिर next video में.